गो टू लिखा था। आप सब ने अपने प्रश्न तैयार रखे होंगे, जो चीज नहीं समझ में आया, जो पूछना है, तैयारी है आपकी? हाँ या ना? हाँ मैम। वेरी गुड। यस मैम। बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले कंचन कुमारी जी, आप अपना परिचय दीजिए। कंचन कुमारी, ग्राम बरियारपुर, बीएड की। बढ़िया। अभी कहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं। नो मैम। ठीक है। आ नेक्स्ट है अंजू कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, अंजू कुमारी बरियारपुर से है। हाँ मैम, हम पीजी किए हैं। कौन से सब्जेक्ट में? ये ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी हम। जी, पढ़ा रहे हैं कहीं? जी मैम, पहले गांव के स्कूल में ही पढ़ाती थी। फिलहाल थोड़ा छोटा बेबी है, इसीलिए रुक गई कोई हूँ। बात नहीं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपको? जी मैम, थोड़ा बहुत तो है। जी जी, बिल्कुल बढ़िया। जी जी, मैम। नीरा कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, मेरा नाम नीरा कुमारी है। हम ग्राम बरियारपुर से हैं और हम एमए मेरा कंप्लीट है। कौन से विषय में? हिंदी। हिंदी। ओके। और पढ़ाते हैं कहीं या यस पढ़ाया है? मैम। हाँ, गांव के ही स्कूल में पढ़ाते थे। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वीना कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बीना कुमारी, ग्राम नाड, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। जी, किसमें किया ग्रेजुएशन? हिस्ट्री। ओ, हिस्ट्री। जी। और पढ़ाने का एक्सपीरियंस? स्कूल में तो नहीं पढ़ाए, सिर्फ घर में बच्चा लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़िया। अभी वीना कुमारी यूएमएस ना, वीना, VEEN, वीना जी। जय जनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है बीना कुमारी। मेरा ग्राम है नावाड़ी और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कौन से सब्जेक्ट से? मेरा ऑनर्स पेपर जियोग्राफी है। बढ़िया। और एक्सपीरियंस है कोई? जी मैम। है, बढ़िया। राजेंद्र कुमार। गुड इवनिंग। जी, नमस्ते। बीए कंप्लीट है मैम। और अभी तो फिलहाल जा रहे हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, लगभग 1.5 महीने से। ओके, ज्योग्राफी ऑनर्स। बढ़िया। हाँ, चांदमुनी किसको जी। जी शायद। चांदमुनि जी, आप अनम्यूट करें। कहाँ चले गए हैं आप? शायद मोबाइल छोड़ के चले गए। जी। अगलापन बुलाते हैं। हाँ जी। मीनू कुमारी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम मीनू कुमारी है। हम ग्राम सौरियाबाद गांव से हैं। हम डीएलएड कंप्लीट किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किया है? हाँ, किस में? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स, बढ़िया। और एक्सपीरियंस है? हाँ, स्कूल में पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में। बढ़िया। आ, हीरा जहापुर।
नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरा नाम है हीरा देवी जहाजपुर। जी, ग्राम जहाजपुर। नेटवर्क इशू। सेमेस्टर 2 किए हैं। किस में सेमेस्टर 2 किया? बीए में। बीए में। अच्छा, और पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है आपको? पहले करते थे, आंगनबाड़ी में काम करते थे, अभी फिलहाल ये छोड़ दिए हैं, बाबू छोटा है इसीलिए। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। उसमें 6 जी, हाँ उसमें 6 साल काम किए थे। बढ़िया। जी, धन्यवाद। सरिता देवी। नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम है सरिता देवी और ग्राम हरलाडी और सेमेस्टर 4 किए हैं, कंप्लीट बीए नहीं हुआ है। ये पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपको? जी मैम, ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चे लोग। ट्यूशन, ओके। हेमलता सोरेन। जी मैम, मेरा नाम लता सोरेन है मैम, ग्राम मारिटा, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैम, किसमें किया? हिस्ट्री ऑनर्स। ओके। एक्सपीरियंस है पढ़ाने का? उतना नहीं है मैम, जैसे घर में पढ़ाते हैं बच्चा लोगों को, अभी वही कर रहे हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया। अंजू कुमारी जहाजपुर। अंजू जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम अंजू कुमारी जहाजपुर है। जी। ग्रेजुएशन फाइनल है। जी। पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस? भी तो नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। फगिन टुडू जी। जय नजेंद्र मैम, जय जिनेन्द्र। मेरा नाम फगिन टुडू, प्रथम विद्यालय जोभी से हूँ मैम, इंटर तक पढ़ी हूँ। अच्छा, और पढ़ाने का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस है मैम, पर पढ़ाते नहीं है। पहले पढ़ाया है? हाँ, नहीं मैम, नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया, ओके, नहीं। ठीक है। अनीता कुमारी। नमस्ते। मेरा नाम अनीता कुमारी है, जी, बरियारपुर से हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल की है, किसमें? कॉमर्स लेके, बढ़िया। अकाउंट्स। जी, और एक्सपीरियंस है पढ़ाने का कोई? नो मैम, अभी तो नहीं गया। ठीक है। सुल्तान अंसारी जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम सुल्तान अंसारी, डीएलएड कंप्लीट है मैम और अभी पीजी कर रहे हैं हिंदी से। हिंदी से पीजी, वेरी गुड। एक्सपीरियंस? यस मैम, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, Yes, ma'am. ठीक है, बढ़िया। काफी सारे लोगों को पढ़ा स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो शायद आप लोगों को जितने भी आपने वेबिनार देखे होंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं पड़ी होगी, समझ आसानी से आ गया होगा। थोड़ा तकलीफ उनको हो सकता है जो स्कूल में नहीं गए, प्रैक्टिकल जिन्होंने नहीं किया, किसी को नहीं पढ़ाया,
उनको थोड़ी शायद परेशानी हो सकती है। सही हूं मैं? जी मैम। जी चलिए, अभी हम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम किसी एक टॉपिक को पहले लेंगे और उसके बारे में बातचीत कर लेंगे, तो आपके जितने प्रश्न है वो सॉल्व हो जाए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कक्षा को रुचिकर बनाना। ठीक है, कक्षा को रुचिकर बनाना आपने पूरा देखा। उसमें आपको कहाँ पे कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ आई या कोई प्रॉब्लम है? मैम पीपीटी शेयर करने की जरूरत तो नहीं है? आप इनसे पूछ लेते हैं, यदि उनको लगता है तो देख के पीपीटी से ज्यादा बेटर समझ में आता है तो हम पीपीटी के साथ कर सकते हैं, या उनके क्वेश्चन रेडी है तो हम ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। पीपीटी शेयर करने की जरूरत है? खोले जी, शेयर कर दीजिए। यस मैम। ठीक है यस मैम। जी। अच्छा, इसमें कक्षा को रुचिकर बनाने में पहले मैंने कुछ बायां दायां एक्सरसाइज सिखाई थी। ठीक है, उस बाएं दाएं एक्सरसाइज के अंदर कुछ बातें बताई थी। मैंने दोनों हाथों का उपयोग करना सिखाया था। किसी को याद है ऐसा क्यों? यस मैम। बताइए। यस मैम। बाया बाया शरीर बाया शरीर का दिमाग दाया से जुड़ा रहता है और दाया अंग शरीर का दिमाग बाया से जुड़ा रहता है। दिमाग के दो हिस्से हैं हमारे, एक दायां है एक बायां है। तो हमारा जो दाहिना शरीर का हिस्सा होता है वो बाएं दिमाग से जुड़ा होता है, और जो बाएं शरीर का हिस्सा होता है वो दाएं दिमाग से जुड़ा होता है। क्रॉस कनेक्शन है उसमें, है ना। और दोनों दिमाग के काम अलग अलग है। हमारा जो बायां दिमाग है वो अक्षरों को, शब्दों को पहचानना, उनके अर्थ याद रखना, गिनती करना, किसी चीज का कारण ढूंढना, लॉजिकल थिंकिंग, उसको सोचता है समझता है, उसके लिए काम करता है। लेकिन जो हमारा दायां दिमाग होता है वो क्रिएटिव, रंगों को पहचानता है, खुशबू को पहचानता है, संगीत को पहचानता है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी के लिए काम करता है। तो जब हम दोनों हाथों का उपयोग बराबर करेंगे तो हमारे दोनों दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो हमने दिमाग की कुछ कसरतें भी सिखाई थी, शायद आप लोगों ने उसके साथ की होगी, है ना। अभी हम उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपने देख लिया है। तो आप जब भी क्लास में बच्चों को आवाज नहीं आ रही मैम। बाकी सबको सुनाई दे रहा है? जी बराबर आवाज आ रही है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना यस मैम। देख लीजिए जी। तो जब भी हम क्लास में जाएं तो हम पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। क्लास में जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले बच्चों को या तो कुछ चुटकुला, कुछ कहानी, कोई कविता कुछ सुना के क्लास शुरू करें, कुछ एक्सरसाइज करके शुरू करें तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी वहीं से क्लास। ठीक है, ये दो हिस्से बताए थे, दोनों हाथों से काम करना, बच्चों को भी सिखाना है दोनों हाथों से काम करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें हाथों की प्रैक्टिस के लिए, लिखने की प्रैक्टिस के लिए ये कुछ एग्जाम्पल बताएं हम अपने आप। ये कार्डबोर्ड के अंदर सिर्फ कटिंग करके अलग अलग स्टेंसिल तैयार किए जिससे बच्चा लिखना सीख सके। हम बच्चों को सीधा पेन पकड़ा देते हैं, चौक पकड़ा देते हैं और लिखने को बोलते हैं, तो उनको लिखना नहीं आता है, वो इधर उधर जाते हैं। तो ये उनकी लिखने की प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, अभी आपके पास इसके बारे में कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ये सैंड प्लेट है, हम मिट्टी के अंदर या बालू रेती को किसी थाली में रखकर, या नमक होता है जो मोटा, उसको रखकर
या आटे से, किसी भी तरीके से बच्चों से उनकी उंगलियों से, क्योंकि हमारे दिमाग के जो मतलब जितने भी सेंस होते हैं ना, वो इस उंगलियों से जुड़े होते हैं, उसके ये स्विच है उंगलियां। बच्चे को यदि प्रैक्टिस करवानी है तो जितना इन उंगलियों का उपयोग होगा उतना बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो ये उंगलियों से सारी हम चीजें प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। ये फिर कुछ और तरीके हैं, ये नंबर्स सिखाने के तरीके हैं। नंबर्स किस किस तरीके सिखाए, पत्थर सामने देख के बच्चे रख सकते हैं, या ऐसे रिंग्स बना के नंबर से है, उसमें से धागा या डोरी बच्चों को नंबर से एक के बाद एक पास करना है। ये नंबर सिखाने के गेम्स हो सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। इसके अंदर हमने कुछ अलग अलग कैटेगरी की थी। कुछ ऐसे खेल होते हैं जो कक्षा के अंदर खेले जाते हैं, कुछ ऐसे खेल होते हैं जो कक्षा के बाहर खेले जाते हैं। तो पहले हमने सारे कक्षा के अंदर खेले जाने वाले खेलों के बारे में सीखा था। तो ये खेल शायद आप सबने बचपन में खेला होगा, खेला है ना? नाम गांव वस्तु प्राणी, या नाम गांव वस्तु सिनेमा, है ना? हम ऐसे खेलते थे। तो हम यही चीज बच्चों को संज्ञा सिखाने के लिए, या इंग्लिश में नाउन सिखाने के लिए कर सकते हैं, है ना? कोई एक शब्द अक्षर दे दिया, उससे उनको बहुत सारे के नाम ढूंढने, तो बच्चे इससे संज्ञा नाउन क्या होता है वो सीख जाते हैं। इसी तरह बोर्ड के खेलने वाले और गेम है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। इसमें फल, सब्जी, फूल, प्राणी थोड़ा सा और चेंज कर लिया है। नेक्स्ट पे चलिए। इसमें और है पूर्ण संख्या या अंश, ये बच्चों को पहचान करवाना है, तो इसका भी एक खेल हो सकता है। वहां पे आगे 4 संख्याएं लिखी, उसमें पूर्ण संख्या कौन सी है बच्चे को गोला मारना है, या अंश कौन सा है इन सब में, तो बच्चों को गोला मारना है। तो इस तरह से हम उनको अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। इसके अलावा जैसे लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, जो साउंड होते हैं जैसे ट के बाद ओ के, तो वो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, उसका उच्चारण कैसे होगा, और कैसे उच्चारण बदलता है, शब्द बदलता है, अर्थ बदलता है, वो बच्चों को सिखाने के लिए और प्रैक्टिस करवाने के लिए है। हम इस तरह से जैसे टीए के टेक, टीओ के टोक, टीआई के टिक, तो अलग अलग शब्द बन जाएंगे। अक्षर एक ही है, उससे बहुत सारे अलग शब्द, तो उस उच्चारण के साथ कैसे बनेगा। ठीक है, दूसरा ऐसे ही जो देख रहे हैं आप मैथ्स के अंदर है, वहां पे ब्लैंक किया हुआ है, वहां पे बच्चों को अपने दिमाग से सोचना है कि वहां पे कौन सा नंबर आ सकता है। तो इस तरह के खेल हम कक्षा के अंदर खेल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये कुछ टीएलएम जैसा है, चूड़ियों के अंदर पत्तियां लगा के जितना नंबर है उतने पत्तियों वाला फूल, मतलब उतनी पत्तियां उस फूल पे रहेगी। तो इस तरह से एक खेल हो सकता है बच्चों के लिए, ये भी क्लास के अंदर हम खेल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये था उंगलियां। हम बच्चों को जब भी गणित सिखाते हैं, हम सारी जिंदगी सब लोग, आप लोगों ने बहुतों को देखा होगा कि सारी गिनती हम उंगलियों पे करते हैं, है ना? बच्चे पहले उंगलियां गिनते हैं और फिर पोरे गिनते हैं, है ना? पहले 5 गिनते हैं और फिर वो 12 और 3 15 गिनना शुरू करते हैं। तो जब बच्चों को पहली बार सिखाते हैं तो अंक सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हाथों को, उनके हाथों से सिखाना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी आप सिर्फ हाथों से इशारा कर सकते हैं और बच्चे उसको पहचाने कि कितने हैं, फिर उसको लिखे, इस तरह का खेल हो सकता है। या जैसे दूसरा चित्र देख रहे हैं आप, अलग अलग प्लेट में अंक लिखे हुए हैं और उसके अंदर गिन के उतनी ही चीजें रखना है बच्चों को, 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2। ठीक है, ये अंकों के खेल हैं। अंकों के खेल किस किस तरीके के हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये दूसरा और अंकों का खेल है। इसमें क्या किया है, 2 तरीके से इसको खेला जा सकता है। एक तो आप देख रहे हैं वहां पे 1 2 3 4 लिख के रखा हुआ है और उसके साथ में दूसरे कार्ड के ऊपर उसके अनुसार गोले बनाए हुए हैं। 2 तरीके से खेला जा सकता है। एक तो सिर्फ 1 2 3 4 लिखा है और बच्चे अपने हाथ में रख के गिन के वहां जाके उसके सामने सही अक्षर के सामने, मतलब सही अंक के सामने सही गोले वाला पिक्चर रखे, या दोनों सामने रखे, जो राइट साइड में रखा है आप दोनों सामने रख दीजिए और 2 लोग खेलेंगे। जो एक तरफ इस तरफ रखा है, खड़ा है,
वो यदि 1 पे खड़ा हुआ तो उस बच्चे को जिसमें एक गोला है उसके आगे जाके खड़ा होना है। फिर वो 3 के आगे जाके खड़ा हो गया तो बच्चे को ढूंढना है कि 3 गोले किसमें और उसके आगे जाके खड़ा होना है। तो इससे बच्चे खेल खेल में गिनती भी सीखते हैं और अंकों को पहचानना भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये भी बिल्कुल कंसेप्ट सेम है अंकों वाला, लेकिन कितने तरीकों के से हो सकता है। कुर्सी के ऊपर अंक लिखे हुए हैं और पीछे बच्चे खड़े हैं, उनके पास वो पिक्चर्स है जिसमें उसके नंबर के हिसाब से गोले बने हुए हैं। तो अभी जो बच्चा दान दे रहा है, मतलब जिस बच्चे का टर्न है, उसको जाना है, 4 नंबर है तो उसको ढूंढना है कि किसके पास 4 गोले है और उस बच्चे को पकड़ के बिठाना है कुर्सी के ऊपर। ये अलग अलग तरह के चीज एक ही है कि अंकों का खेल, लेकिन ये एक और तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर ये एक अंकों का ही खेल है, मिसिंग नंबर, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, है ना, बीच का अंक, पहले का, बाद का। जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल है, आपको जो मिल जाती चीजें उनसे आप बना सकते हैं। मैं बोलती जा रही हूँ, आपकी तरफ से मुझे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। आपने कहा आपके प्रश्न तैयार है, आप पूछिए। जी, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? सब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए नीरज जी नेक्स्ट पे चले। फिर ये पांचों क्लासेस में पांचों जो आपने लिंक देखे हैं, उस लिंक से संबंधित आप सबको प्रश्न तैयार करने के लिए कहा गया था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटा समय बचा है आपके पास, आप अपने प्रश्न को मैम से पूछ लें। लास्ट में क्या है, समय आपके पास कम रहेगा, सवाल सबके पास होगा तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप एक एक करके प्रश्न को रखते जाएं बीच बीच में, मैम के क्लासेस के बीच में, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलता जाएगा। लास्ट के घड़ी में क्या है कि सबके पास प्रश्न आएगी तो फिर उसमें दिक्कत आएगा फिर। थैंक यू मैम। धन्यवाद विनय जी। जी, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इसको एक के बाद एक चला लेते हैं। यदि कहीं पे आता है तो आप रोक दीजिए, क्योंकि मैं सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैम पाठ के प्रक्रिया समझ में नहीं। सॉरी, पाठ के प्रक्रिया में मुझे समझ नहीं आया आपका प्रश्न सरिता जी। पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया, अच्छा वो लेसन प्लानिंग के अंदर है। जी जी, हम लेसन प्लानिंग पे आते हैं। अच्छा, इसमें नीरज जी आप एक एक 2-2 सेकंड रख के स्लाइड आगे करते जाइए। आप लोग जहाँ पे भी जिस स्लाइड में जो चीज नहीं समझ आई थी वो पूछिएगा, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, वरना हम टाइम नहीं बिगाड़ते, हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी 4 वेबिनार का और कवर करना है। ये समझ आ गया है? यस मैम। ठीक है, ये भी खेल समझ आया होगा आपको? जी मैम। यस मैम। जी, आगे चलिए। यस मैम। जी, ये जी, आगे चलिए, ये उसके आंसर्स है। जी, आगे बढ़ते हैं हम। ये भी कक्षा के खेल है, ठीक है, प्लस माइनस और डिजाइन मिलाने के। जी, आगे चले। ये भी कक्षा के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस और फिर नंबर्स। जी, आगे चलिए। ये पॉकेट चार्ट है, टीएलएम में भी शायद आपने देखा होगा। इसमें 2 तरीके से, एक जो राइट साइड में देख रहे हैं आप, पॉकेट बना के रखा है और उसके अंदर नंबर्स हम डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसको इजीली खेल सकते हैं।
और ये जैसे हम कैरी फॉरवर्ड करना, मतलब जैसे लेना आगे, 7 और 3 10 हुआ तो 1 को दहाई के ऊपर लाना, इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए यूज होता है। और जो लेफ्ट साइड है ये फिर यही पॉकेट चार्ट उसका एक और एग्जाम्पल है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के लिए। जी आगे चलिए। ये कैपिटल स्मॉल के लिए अलग अलग खेल है। जहां किसी का कोई प्रश्न हो आप रोकिएगा। जी ये कक्षा के अंदर लेकिन जमीन पे खेले जाने वाले खेल है, ठीक है। आकारों का है और फ्रैक्शंस। जी नेक्स्ट पे चलिए। ये भी कक्षा के खेल है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ये भी आपने डिटेल में समझ लिया होगा। यस ये भी कक्षा के खेल। ये सारे टीएलएम आप अच्छे से बना सकते हैं क्लास को रुचिकर बनाने के लिए, जो आपके पास अवेलेबल चीजें हैं उनसे। ये रबर बैंड से जो हम जैसे नोटबुक के अंदर मैच करवाते हैं कॉलम्स, ये वैसे ही खेल के में कॉलम मैच करना है। जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये कक्षा के बाहर के खेल, ऐसे खेल जिसको हम कक्षा के अंदर नहीं खेल सकते हैं, जिसके लिए हमको बाहर जमीन बड़ी जगह की जरूरत होगी। तो ऐसे ही जहाँ पे हम सड़क पे कुछ नीचे लिख कर जिसपे बच्चे कूद कर खेल सके। नेक्स्ट पे चलिए। समझा दीजिए मैम, हाँ जी बोला समझा दीजिए कक्षा के बाहर के खेल जमीन पर। कक्षा के, अच्छा एक स्लाइड पहले चलिए। कक्षा के बाहर के खेल में हम ये करते हैं कि बच्चों को क्लास से बाहर ले जाते हैं और हमारे पास जो भी खुली जगह है वहां पर जमीन पर कुछ चीजें, आपको जो पढ़ाना है, आपको गणित पढ़ाना है, आपको अंग्रेजी पढ़ाना है, आपको हिंदी पढ़ाना है, आप अपने तरीके से अलग अलग खेल बना सकते हैं। ये जो इसका चित्र देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ आई कैन रीड, मतलब मुझे पढ़ना आता है। बच्चे को जो भी स्पेलिंग लिखा है वो पढ़ना है और उसके ऊपर कूदना है। वो जहां तक पढ़ता जाएगा वो उसको कंप्लीट करेगा, जहां पढ़ना नहीं आया वहां बच्चा रुक जाएगा, फिर उसको हमको मदद करनी होगी। तो ये खेल है, मतलब जो नहीं पढ़ पाया था वो हार गया, फिर से दूसरे बच्चे की बारी। तो ये जमीन पे खेलने वाला खेल है। नेक्स्ट पे चलिए। इसमें अलग अलग रिंग बनाइए। इसमें AEIOU जो 5 वॉवेल्स हैं वो रखे हैं। तो जो भी वॉवेल या उसका उच्चारण आपको सिखाना है तो आप उसको बोल सकते हैं। तो जो वॉवेल आपने बोला है बच्चे को उसके अंदर जंप करना है, या थोड़ा यदि ऊपर लेवल पे यदि उनके साउंड्स हम वर्ड्स सेंटेंस यूज करना है उस साउंड्स वाले, तो आप स्पेलिंग बोलिए। जैसे पॉट, तो उसमें किसका साउंड आया? ओ का, तो बच्चे को ओ में जंप करना है। आप अपने तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके से इन खेलों को खिला सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो राइट साइड में है वैसे ही रिंग का उपयोग किया है, लेकिन उसके अंदर नंबर्स लिखे हैं और जितने नंबर लिखे हैं बच्चों को उतनी चीजें इकट्ठी करके लाके उसमें रखना है। जैसे यहाँ पे गेंद रखी, आपके पास जो चीजें हो आप उसको, रिंग ना हो तो आप जमीन पे गोले बना के भी करवा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। ये जमीन पे घड़ी, 2 बड़े जो उसके घड़ी के हाथ है उनको खुला रखा है। हम बच्चे को जितना टाइम बताने को बोले बच्चा उसको खुद रख के बता सकता है। नेक्स्ट पे चलिए। ये इधर एक आकार रखे हुए हैं और बच्चे को अलग अलग छोटे छोटे आकार वैसे ही ढूंढ के, जैसे त्रिकोण है तो वो त्रिकोण में ही रखना है, गोलाकार है तो गोलाकार में रखना है, चौरस है तो चौरस में रखना है। जो राइट साइड में है ऐसा है, उसमें कक्षा के अंदर जितनी गोल चीजें हैं वो गोल वाले के सामने रखना है, जितनी चौरस चीजें हैं वो चौरस वाले के सामने, ठीक है। इस तरह से ये खेल हो सकता है कि अलग अलग चीजें ढूंढ के लाके शेप मिलाएंगे और उनको उसके हिसाब से रखेंगे। नेक्स्ट पे चलिए। ये नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चे के हाथ में, जैसे आपको दिख रहा है 2 नंबर है तो उसको हर जगह जहां जहां 2 है सिर्फ उस पर पैर रखकर उसको पार करना है। जिसके पास 3 होगा वो सिर्फ 3, जहां 3 लिखा है उसके ऊपर पैर रखकर कूद सकता है।
तो ये किस तरह का गेम हो सकता है? नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे अभी हमने आकार का किया था, वैसे यहाँ पे अंकों का है, वहां पे उतनी ही चीजें रखना है जितना अंक लिखा है ना, उससे रिलेटेड। यदि 2 लिखा है तो 2 चीजें रखना है, जिसमें 2 गोले बने वो चीज रखना है, जिसमें 2 चौकोर बने, मतलब जो आगे रखा है उससे रिलेटेड सारी चीजें उनको लाके रखना है बच्चों को। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, हम सीढ़ियों पे पहाड़े लिख सकते हैं, है ना, दरवाजे के नीचे बना सकते हैं, जिससे वो एंगल बताने के लिए। ये कक्षा को रुचिकर बनाना है या फिनिश, 2 तरीके का सीखा। कक्षा के भीतर खेले जाने वाले खेल, कक्षा के बाहर खेले जाने वाले खेल। ठीक है, अभी किसी को डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? मैं नहीं है। जी, आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसका प्रारूप कैसा होगा मैं आपको बता दूं। पहले 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके बाद आपके 1 और 2 सेंटेंसेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद 5 या 6 क्वेश्चन जिसमें आप डिटेल में आंसर लिखेंगे। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चंस जिसमें 1-2 लाइन में आंसर रहेंगे, 2 मार्कर है। उसके बाद 4 मार्कर, ऐसे 6 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको डिटेल में लिखना है। टोटल 50 मार्क का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अच्छा, कक्षा को रुचिकर बनाने में किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो जी, कौन पूछ रहे हैं? जी मैम, सर, उसमें चित्र भी रहेगा क्या? सॉरी, क्वेश्चन में चित्र भी रहेगा? चित्र नहीं रहेगा, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? चित्र कहीं नहीं रहेगा। पेपर से एग्जाम होगा मैम? हाँ जी, पेपर से एग्जाम होगा ना, मोबाइल से? नहीं, मोबाइल से नहीं, आप सबको पेपर लिख के देना है। इस टॉपिक का किसी का कोई क्वेश्चन है? कक्षा को रुचिकर बनाना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, मुझे लगता है पाठ योजना आपको शायद मुश्किल लगा है, तो हम पहले पाठ योजना डिस्कस कर ले। जी, यस मैम। ठीक है, तो हम पाठ योजना चलते हैं, बाकी बाद में देखें। नीरज जी, लेसन प्लानिंग 1 जी। पाठ योजना मतलब आप कक्षा में जाने से पहले कक्षा में जाके क्या करेंगे उसके बारे में पूरी एक रणनीति बना लेते हैं। आपको कौन सा विषय पढ़ाना है, आपके पास कितना समय है, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, और एंड रिजल्ट आपका क्या रहेगा। पाठ योजना इस पूरी प्लानिंग को बोलते हैं। पाठ योजना जिन्होंने बीएड और डीएलएड किया है आपके शायद पढ़ने में आता होगा। 2-3 तरह से होती है पाठ योजना। जैसे हमारे स्कूल में हम जो करवाते हैं टीचर से, हर रोज का लिखते हैं। यदि 7 पीरियड है टीचर के, तो हर एक पीरियड में टीचर को क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सी क्लास में पढ़ाना है, क्या करवाएंगे, वो होमवर्क क्या देंगे, और टीएलएम कौन सा यूज करेंगे, हम एवरीडे हम लिखवाते हैं। लेकिन जब हम बीएड में करते हैं तो हम बहुत डिटेल में लिखते हैं। हम रेगुलर स्कूल के अंदर 2 या 3 लाइन में टीचर लिख दे कि इस लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे, या इसमें ये प्रयोग सिखाएंगे, या ये सब क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, जो भी है उसको बता देते हैं कि कविता समझाएंगे। लेकिन जब हम बीएड में जो सीखे हैं, जब प्रॉपर लेसन प्लानिंग बनती है तो डिटेल में लेसन प्लानिंग बनती है। तो मैंने इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। लेसन प्लानिंग क्या है ये आपको पता है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। पाठ कितने प्रकार के होते हैं? पाठ 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला ज्ञान पाठ, नॉलेज लेसन, जिसमें सिर्फ हम जानकारी, इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। दूसरा है
एप्रिसिएशन लेसन, ऐसा लेसन जिसको बच्चे सुन के प्रशंसा करते हैं, खुश होते हैं, दे लर्न समथिंग, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। तीसरा है स्किल लेसन, जब बच्चे किसी चीज को सीखने के बाद उसको कर सकते हैं, करके बताते हैं। जैसे आपने जोड़ घटाव सिखा दिया और उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे और जब बच्चे उसको खुद सॉल्व कर रहे हैं तो वो कौशल पाठ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी पाठ की प्रक्रिया, पाठ की प्रक्रिया के अंदर क्या आता है, लेसन ऑब्जेक्टिव होता है कि पाठ का उद्देश्य क्या होगा। मैं लाइन से आपको पहले सारे बता देती हूँ। पाठ का उद्देश्य क्या होगा, उसके बाद आता है कि पूर्व ज्ञान, बच्चे के पास पूर्व ज्ञान क्या था। उसके बाद आएगा कि आप लेसन मटेरियल क्या यूज करेंगे, आप क्या क्या चीजें अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं कि आप क्लास में जाके इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, बच्चे क्या करेंगे, आप बच्चों का टेस्ट कैसे करेंगे कि आपने जो पढ़ा है बच्चों ने कितना समझा, और आखिरी में हम पाठ का समापन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज पाठ प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है सरिता जी, पाठ प्रक्रिया समझ में आया। ये सारे मुद्दे जब एक के नीचे एक आते हैं, ये पूरी पाठ की प्रक्रिया है कि हम पूरा पाठ कैसे चलाएंगे। पाठ की प्रक्रिया में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, हम क्या पढ़ाने वाले, तो हम क्या चाहते हैं बच्चों के अंदर कि हमारे पढ़ाने के बाद क्या अंतर आएगा बच्चों में। ठीक है, वो सीखेंगे, जानेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। लेसन ऑब्जेक्टिव, क्या करेंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान, यदि हम कुछ पढ़ा रहे हैं उसके लिए बच्चों को पहले से क्या पता होना चाहिए। यदि मैं आज जोड़ या घटाव सिखाने वाली हूँ तो उसके पहले बच्चों को अंकों की पहचान होनी चाहिए, उनको नंबर पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है ना, वो कैसे लिखा जाता है। यदि वो पता होगा तो मैं उनको जोड़ या घटाना सिखा सकती हूँ। यदि मुझे गुणाकार सिखाना है तो उनको जोड़ आना चाहिए। यदि जोड़ नहीं आता है तो मैं गुणाकार नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि गुणाकार में हम नीचे जोड़ के भी बताते हैं, जब 2 अंकों वाले करते हैं तो जोड़ना आना चाहिए। गुणाकार के लिए उनको पहाड़े भी याद होना चाहिए, यदि पहाड़ा नहीं आता है तो भी गुणाकार कराना। तो मुझे गुणाकार सिखाने के लिए क्या प्री नॉलेज जरूरी है कि उनको पहाड़े आना चाहिए, उनको जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, मुझे भाग सिखाना है तो उनको घटाना आना चाहिए, तो मैं उनको भाग करना सिखा सकती। तो ये प्री नॉलेज, पूर्व ज्ञान क्या चाहिए आपके पाठ के लिए, आपने जो भी पाठ चूज किया उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी तीसरा होता है लेसन मटेरियल, पाठ्य सामग्री। आप क्या क्या चीजें यूज करेंगे, किताबें, कार्य पुस्तिका, वर्कबुक करते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। पाठ के अनुसार टीएलएम आता है, टीएलएम पूरा हमने डिस्कस करेंगे हम आगे। आपने देख चुके हैं कि कौन सा टीएलएम कौन से चैप्टर के लिए या कौन से टॉपिक के लिए सही है, वो चूज करना सही सही से। नेक्स्ट पे चलेंगे। कंप्यूटर या मोबाइल यदि आपको उसकी जरूरत पड़ती है, आपको कैसे यूजफुल हो सकता है आपके लेसन में, तो वो भी आपका एक टीएलएम है। नेक्स्ट पे चलिए। प्रिज्म, सूक्ष्मदर्शी लेंस, आप यदि साइंस का कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड कोई यदि आपको सामग्री चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, उसको तैयार रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलिए। डायोरामा या मॉडल, डायोरामा मैंने बताया था, ऐसा एक मॉडल 3D मॉडल होता है जो 3 तरफ से बंद होता है और उसमें गहराई होती है, सारी चीजें छोटी छोटी बिल्कुल एक्चुअल जैसी चीजें वैसी दिखाई देती है, उसको डायोरामा बोलते हैं। और ये साइंस के मॉडल तो आप सब जानते होंगे। तो डायोरामा या मॉडल की यदि जरूरत पड़ती है तो हम वो भी लेकर जा सकते हैं। मैं जब बच्चों को ग्रह वगैरह सिखाती हूँ, मेरे स्कूल में एक है इलेक्ट्रिक से, एक बीच में बल्ब लगा हुआ है और आसपास सारे ग्रह ऐसे लगे हुए हैं और उसको चालू करो तो वो घूमता है पूरा। तो बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये बीच में सूरज है और आसपास कैसे सारे ग्रह घूमते हैं। तो मैं जब जाती हूँ तो मैं वो मॉडल लेकर जाती हूँ। तो ऐसे आप जब सिखा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज चाहिएगी ले जाने के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। यदि लगता है कि आप जो सिखा रहे हैं उसके लिए बच्चों को बाहर घुमाना ले जाना जरूरी है, जैसे हम कोई ऐतिहासिक जगह पे लेके जा सकते हैं, हम यदि मार्केट के बारे में सिखा रहे हैं, हम बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम ऐसी किसी भी जगह ले जा सकते हैं। तो परिभ्रमण की यदि जरूरत है तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये पाठ योजना का प्रारूप है, पाठ योजना कैसे लिखी जाती है। जो लेफ्ट साइड है ये मेरी स्कूल की डायरी है, लेसन प्लानिंग, मेरी जो टीचर्स हर रोज लिखते हैं।
इसके अंदर वो सबसे पहले में कौन सा लेक्चर है, और हमारे यहाँ क्लास और सेक्शन एक एक के दो दो तीन तीन सेक्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट ABC, सेकंड ABC, तो वो कौन से क्लास में जा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। और जो बीच में बड़ी जगह है वहां पे वो लिखते हैं कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद जो जगह है वहां पे वो TLM कौन सा यूज करेंगे वो लिखते हैं, कि वो ऑडियो वीडियो दिखाएंगे या कोई अपने साथ में TLM ले जाएंगे, जो भी है। और लास्ट वाले में वो होमवर्क क्या देंगे बच्चों को, ये लिखा जाता है। ये हमारे स्कूल का लेसन प्लान का तरीका है हर रोज का। तो मेरे टेबल पे सारे आते हैं, तो आए के मैं देख सकती हूँ कि कौन किस क्लास में कब क्या पढ़ा रहा है। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये हम BEd में जो लेसन प्लान सीखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी डिटेल आप लोगों ने सीखा होगा। ये लेसन प्लान हम शायद मोस्टली, मैंने जहां तक देखा है कि BEd के बाद बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम स्कूल वाले बनाते हैं, लेकिन यदि आप खुद बनाते हैं ये खुद के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वही सारी चीजें, इसको एक और थोड़े आसान तरीके से मैंने आगे बनाया है। नेक्स्ट पे चलिए। ये है पूरी पाठ योजना। आप कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर पाठ का उद्देश्य हमने डिस्कस कर लिया, पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए, पाठ्य सामग्री क्या उपयोग करेंगे, पाठ की प्रक्रिया इसके नीचे चलेगी। सबसे पहले आप क्लास में पाठ का परिचय देंगे, ठीक है। पाठ का परिचय हमेशा इंट्रोडक्शन बहुत अलग तरीके से होना चाहिए। जब आप क्लास में जाते हैं, नया जब इंट्रोडक्शन होता है, तो कुछ भी आपने शायद मेरे इसमें देखा होगा, वेबिनार में मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे, जितना इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है वैसे। फिर पाठ पढ़ाना, ये जो मेन पोर्शन है, आप पाठ किस तरीके से पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पाठ कैसे चलेगा। यदि गणित कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली करवाएंगे, यदि भाषा का है, यदि कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आप बच्चों को गा के बच्चों के साथ उनको भी गाने को बोल सकते हैं। तो आप जो भी तरीके से पढ़ा के समझाएंगे। श्याम पठ कार्य आप बोर्ड का कितना उपयोग करेंगे, उस पर क्या लिखेंगे, ये लिखना होता है। फिर मूल्यांकन, आपने जब पढ़ा लिया तो बच्चों को कितना समझ में आया वो क्या कैसे देखेंगे आप, तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं, या उनका आपस में छोटा सा क्विज 2-5 मिनट के लिए। हम जैसे क्लास में कभी कभी बीच में किसी को खड़ा करके पूछते हैं, तो आप कैसे करेंगे। लास्ट में पाठ का समापन, पाठ के समापन के अंदर हम पूरे पाठ, हमने जो भी पूरे पीरियड में 30-35 मिनट में पढ़ाया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ताकि यदि कुछ छूट गया है बच्चे का तो उसको समझ में आ जाए, यदि कोई बात उसको नहीं समझ में आई थी तो वो समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद गृह कार्य और पाठ परावर्तन। गृह कार्य आप क्या देंगे बच्चे घर से, उस पाठ को पढ़ने के बाद क्या करके लाएंगे। और पाठ परावर्तन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पाठ खत्म कर लिया, उसके बाद आपको सोचना है, आप क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए कि क्या मैंने पाठ समय पे खत्म किया, जैसा प्लान किया था वैसे हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों को समझ में आया कि नहीं, बच्चों को इंटरेस्ट लिया या बच्चे बोर हो रहे थे, हमारा पाठ का उद्देश्य था पूरा हुआ या नहीं। जी ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगली बार जब हम पाठ योजना करेंगे तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी जो मैंने नीचे की चीजें बताई, ये सारा पाठ योजना 2 के अंदर है। मैंने पूरा लेसन प्लान 1 और 2 कवर कर लिया है। अभी आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस है तो बताइए मुझे। आप लोग बोलिए, आज आपके बोलने का दिन है। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? पाठ योजना समझ में आ गई सबको? मैम, जी शिक्षा वृद्धि है इसमें आता है, लेकिन वो वाला समझ में नहीं आ रहा, वो वाला थोड़ा बता दीजिए। सॉरी, बोले कि शिक्षा विधि है इसी में। शिक्षा विधि, आप हाँ। कौन से तरीके से पाठ को पढ़ाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं हिंदी में कविता पढ़ाने वाली हूँ तो मैं कविता गाकर पढ़ाऊंगी, उसके बाद बच्चे गाएंगे और फिर मैं उसका अर्थ समझाऊंगी, ठीक है। मैं यदि विज्ञान का कोई पाठ पढ़ाने वाली हूँ तो मैं विज्ञान में प्रयोग करके बताऊंगी, ठीक है। या मैं बच्चों के साथ इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगी ताकि बच्चों को समझ में आए। यदि मैं जैसे पदार्थ के क्या बोलते हैं,
मैटर जिसको बोलते हैं, पदार्थ कि घन क्या होता है और कैसे घन पदार्थ द्रव्य में बदलता है और द्रव्य से कैसे। तो जब आप क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों के आंसर अपने आप निकल के आते हैं, उससे बच्चे समझ। तो मैं किस तरीके से पढ़ाने, मैं क्वेश्चन आंसर पूछ के पढ़ाऊंगी, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पढ़ाऊंगी, मैं खाली एक्सप्लेनेशन करूंगी, या मैं बच्चों के आपस में कोई क्विज करके, तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? ठीक है, जैसे कोई मैं यदि नाटक वगैरह पढ़ा रही हूँ या कोई कहानी पढ़ा रही हूँ तो मैं एक एक बच्चे को किरदार करके खड़ा करूंगी और उनसे लेसन पढ़वाऊंगी। मेरा तरीका क्या रहेगा पढ़ाने का? ठीक है ठीक है मैम। जी। और किसी का कोई प्रश्न? जी पूछिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? पाठ योजना सबको क्लियर है? मैम दृश्य कल्पना के बारे में बता दीजिए। दृश्य कल्पना, ठीक है। दृश्य कल्पना मैंने याद रखने के तरीके में सिखाया है ना? उसके अंदर मैंने बताया है दृश्य कल्पना करना मतलब, मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया है, शायद मोआना का एग्जाम्पल दिया है। आप जब किसी बच्चे को कोई बात बताते हैं, कोई नई चीज सिखाते हैं, तो आप उनको जितना भी चीजें बताते हैं, बच्चा अपने दिमाग में उसका चित्र बनाता है ना? हम बच्चे को बोले सेब, यदि उसने सेब देखा है तो उसके दिमाग में तुरंत सेब का चित्र आएगा। लेकिन आप उसको कोई ऐसा फल का नाम बोले, ब्लूबेरीज बोले, लेकिन ब्लूबेरी उसने कभी देखी नहीं है, तो उसके दिमाग में वो कल्पना आ ही नहीं सकती है। तो हमको उसको बताना पड़ेगा ये चीज ऐसी होती है, बोर जैसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, नीले कलर के होते हैं, इसलिए उसको ब्लूबेरी बोलते हैं। तो वो थोड़ा उसको करेगा, तो वो अपने दिमाग में कल्पनाएं करता है, वो दृश्य कल्पना। और जो दृश्य कल्पना की जाती है वो हमेशा याद रहती है, बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहती है। तो जब भी हम पढ़ाते हैं, बहुत सारी बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे पहली बार सुनते हैं, पहली बार जानते हैं, और उसको वो पहले उनके दिमाग में ऐसी कोई भी बात उससे रिलेटेड जो होगी, उससे जोड़कर वो एक उसका चित्र बना लेते हैं और उसको नई जानकारी को सीखते हैं। ये एक याद रखने का तरीका है दृश्य कल्पना। मैंने शायद मोआना का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपने देखा, उसमें मोआना का था, यस वो मैम। लड़की घुंघराले बाल वाली। यस मैम। यस मैम। जी मैम हाँ जी, मैम 3D चार्ट के बारे में बता दीजिए और बुलेटिन बोर्ड के बारे में। ठीक है, हम टीएलएम वाले पे चलते हैं। टीएलएम सारे एक बार देख लेते हैं। अच्छा, पाठ योजना में किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं। पाठ योजना सबको क्लियर हो गया? यस मैम। जी मैम। हाँ नीरज जी, हम टीएलएम वाला खोलेंगे। आज का वेबिनार सच में गागर में सागर जैसा है। एक वेबिनार में आप लोग 5 वेबिनार की चीजें एक साथ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सर मैम टीएलएम सेकंड वाला 1 वाला खोलिए। अच्छा टीएलएम 1 ठीक है। जी टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना? इसमें सबसे ये है, पहले एडगर डेल का कौन है, ठीक है? एडगर डेल के कौन के अंदर क्या है उन्होंने बताया है। एडगर डेल ने, उन्होंने कौन बनाया, उन्होंने बहुत सारी मतलब रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने बनाया कि जब हम सिर्फ, कोई भी बच्चा सिर्फ रीड करता है, पढ़ता है, तो 10% चीजें उसको याद रहती है, 10% चांसेस होते हैं उसको कुछ याद रहेगा, मतलब 10% चीजें याद रहती है। जब वो सुनता है तो 20% याद रहता है,
जब वो कोई चित्र देखता है या कोई वीडियो देखता है तो 30% चीजें याद रहती है। जब वो कोई एग्जीबिशन में जाता है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन कुछ करते हुए किसी को देखता है तो 50% चीजें याद रहती है, 50% चांसेस होते हैं उसके याद रखने के। जब वो कोई हैंड ऑन वर्कशॉप, खुद कुछ करना है, कुछ डिजाइन बनाना, कुछ साथ में मिलके करना, कुछ काम दिया जाए और उसको पूरा करना, तब 70% चीजें सीखते हैं। लेकिन जब बच्चे खुद उस काम को अपने आप करते हैं, रियल थिंग करते हैं, हम सिर्फ मतलब कुछ ऐसा सिर्फ देख के करना है या किसी इसमें करना नहीं, एक्चुअल वो चीजें जब करते हैं तो बच्चा 90% याद रख सकता है। तो ये एडगर डेल का लर्निंग कोन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी इंसान के सीखने की प्रक्रिया को बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलेंगे। तो इसके अंदर हम इसी कोन के हिसाब से हमने सारे TLM को मैंने डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले रीडिंग में आता है चार्ट। चार्ट अलग अलग तरह के होते हैं। चार्ट के अंदर अभी एक चीज याद रखिएगा, जब भी चार्ट होता है एक पिंक कलर ऐसा होता है, गुलाबी कलर, कि उसको कम पसंद किया जाता है, उसको चार्ट में नहीं लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो जो शीट का कलर आता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। जनरली हम गुलाबी कलर ऐसा लगता है उसका कॉन्ट्रास्ट जाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन चार्ट बनाने के लिए कम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। चार्ट हमेशा कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके अंदर जो लेटर्स लिखते हैं वो इतने मतलब आप जहां लगाएंगे तो वहां से बच्चे को पढ़ने में आ सके, इतने बड़े लिखना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करना चाहिए। इसमें अलग अलग तरह के चार्ट हैं, 3D चार्ट है, पॉकेट चार्ट है, फ्लिप चार्ट है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। पॉकेट चार्ट इसके पहले हमने जैसा भी देखा था, कक्षा को रुचिकर बनाना मैंने बताया था, पॉकेट की तरह है, उसके अंदर हम रख सकते, निकाल सकते इस तरह की चीजें, उसमें मैथ्स के और ग्रामर की बहुत सारी चीजें हो सकती है। फ्लिप चार्ट, जब कोई एक जैसे डायरी है, इसका ये हम ये पेज पलटते हैं तो ये हम फ्लिप करते हैं। तो कोई ऐसा चार्ट जिसपे हम एक पन्ना रखा है और उसको पलटा जाए, उसको खोला जाए, कुछ चीजें छुपा के रखी और फिर खोलना, दैट इज कॉल्ड फ्लिप चार्ट। नीरज जी आप प्लीज चेंज कर सकते हैं। ये थोड़े से चार्ट के एग्जाम्पल है, जिसमें बलून वाला चार्ट जिसमें ट्री बना हुआ है वो 3D चार्ट, उसको डेप्थ मिल जाती है, एक गहराई मिल जाती है। ये अलग अलग कलरफुल चार्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। आवाज आ रहा है, अपना ऑडियो विनय म्यूट कर लें। आवाज आ रहा है साइड से पीछे कुछ कुछ। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये भी चार्ट पेपर के तरीके हैं, हम टेबल्स लिख के लगा सकते हैं, इस तरह से चार्ट पे दीवार के ऊपर लगा सकते हैं, हाथ में लेने के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। ये चार्ट पेपर है, इसके अंदर अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने बताया कि यदि आपको हैंडराइटिंग अच्छे नहीं आते तो आप न्यूज़पेपर से लेटर्स कट करके भी चिपका के अपना चार्ट बना सकते हैं। और ये फ्रैक्शन का चार्ट है लेफ्ट साइड, उसमें अलग अलग कलर के यूज करके और कैसे किसी के मतलब कंपैरिजन करना अलग अलग फ्रैक्शन में, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4, दो 1/4 मिलाएंगे तो एक 1/2 बन जाएगा, या दो 1/2 मिला के पूरा एक बन जाएगा। तो आप उसको चार्ट के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। ये 3D चार्ट है जिसमें डेप्थ आती है, चीजें उभर के आती है, उसको 3D चार्ट कहा जाता है ना। जैसे बलून लगाया उसके ऊपर मंथ लिखे हैं, या शीट को काट कर सारे पौधे के अलग अलग भाग बनाए और फिर उनको दिखाया है, ये 3D चार्ट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 2-3 जो स्लाइड है उसमें सारे 3D चार्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। उसमें मैंने प्लैनेट्स बताए हैं, है ना, ग्रहों के बारे में, ग्रहों को बॉल वगैरह से किस तरह से अलग अलग बनाया जा सकता है। ये ग्रहों को, ये भी 3D चार्ट है, उनको शीट के ऊपर पूरा बॉल लगा के हम जमीन पे मॉडल भी बना सकते हैं, उनको हाफ करके दीवार पे लगाने वाला भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट और इस 3D का एग्जाम्पल है। ये भी 3D का एग्जाम्पल है, इसमें वॉल हैंगिंग की तरह से ऊपर से लटका के बनाया हुआ है, और दूसरा है जिसमें शीट को गोल करके, मतलब ग्रह जिस मतलब एक्सिस पे घूमते हैं जिस जगह पे, उसकी पूरी आकृति को बनाया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 3D चार्ट में एक और 3D में था, जो पत्ते वगैरह होते हैं अलग अलग आकारों के, उनको लेके आप अलग अलग बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, जितनी क्रिएटिविटी हो सकती है आपके विषय के अनुसार से। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट एक और पत्तों का, उसके बाद चलिए इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद वाले पे। इसके बाद वाले पे चलेंगे सर। ये पॉकेट चार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो पॉकेट चार्ट है। पॉकेट चार्ट यानी या तो आप कोई बॉक्स लगा सकते हैं, या किसी शीट को फोल्ड करके उस पे चिपका सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पॉकेट चार्ट में क्या किया हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखा है जैसे 5, तो 2+3 5 होता है, 6-1 5 होता है। उसी पे रहने दीजिए 2 मिनट, ठीक है। ऐसे अलग अलग जिसका उत्तर सारा 5 आता है, हम उसको सारे रख सकते हैं। बिल्कुल इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से कर सकते हैं, हम उसके ऊपर नाउन, है ना, जैसे नाउन है, वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग ले सकते हैं, कि जितने नाउन है उनको एक पॉकेट में रखिए, जितने वर्ब क्रियाएं हैं उनको दूसरे पॉकेट में, जितने एडवर्ब है उनको दूसरे पॉकेट में, ठीक है। और जो इसके पहले वाली स्लाइड पे चलिए प्लीज नीरज जी। और जो राइट साइड में ये फ्लिप चार्ट है, फ्लिप करना मतलब मैंने जैसे बताया, इसमें एक पूरा चार्ट 1 से 100 का बना हुआ है, उसके ऊपर एक ये दूसरा जो चार्ट है इसमें कट किया हुआ है, और इसको हम पलट सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो 24, तो -1 क्या होगा, तो हम उसको ऊपर करेंगे तो उसके आगे का दिखेगा 23, ठीक है। +1 तो क्या दिखेगा, 25, ठीक है। -10 तो 14 ऊपर 14 दिखेगा, और +10 नीचे का यदि फ्लिप खोलते हैं तो 34। तो ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं और फिर कंफर्म करने के लिए खोल के दिखा सकते हैं। तो ये फ्लिप चार्ट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से बनता है, ठीक है। ये पॉकेट चार्ट और फ्लिप चार्ट के 2 एग्जाम्पल है। क्लियर है जी मैम। जी। नेक्स्ट पे चलिए। यह है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड स्कूल का ऐसा बोर्ड होता है, बुलेटिन मतलब जैसे आप समाचार के बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन देखते हैं, बुलेटिन मतलब जहां से सारी चीजें दूसरों को दी जाती है, बताई जाती है ना, सबको ओपन करने के लिए। तो बुलेटिन बोर्ड स्कूल का एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे, जैसे आपके स्कूलों में कि कोई नोटिस आया है, किसी बारे में जानकारी है, पिकनिक जाने वाले हैं तो उसकी डिटेल, फीस देना है तो उसकी डिटेल, यदि कोई आगे फंक्शन आने वाला है, कोई तो कंपटीशन होने वाली है, तो हर एक चीज की डिटेल जहाँ पे लिखी जाती है, जहाँ पे मतलब वो न्यूज बोर्ड के लिए होता है। और जब उस पे कुछ ना हो, जब कोई ऐसी कोई घटना ना हो, रोज का दिन हो, तो हम बुलेटिन बोर्ड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे, आप स्कूल में एंटर हो तो वहां पे एक बोर्ड पे बच्चों के 10th में रैंकर या 12th में रैंकर या फर्स्ट रैंकर, हर क्लास के बच्चे, तो उनके फोटो लगे होते हैं, उनके परसेंटेज लिखे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन हो सकती है, जब और कुछ ना हो देने के लिए तो हम वो लगा सकते हैं। या स्कूल के जो फंक्शन हो गए उसके बाद उन बच्चों के फोटोग्राफ्स, मेरे स्कूल में हम ये करते हैं कि मेरे ऑफिस के बाहर 3-4 बोर्ड लगे हैं, तो एक बोर्ड है जिसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हो जाती है उसके जितने फोटो खींचते हैं उसकी प्रिंट निकाल कर हम लगा देते हैं, ताकि बच्चे आते जाते हुए अपनी फोटोज देखते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बुलेटिन बोर्ड के साथ। बुलेटिन बच्चों से इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए एक बोर्ड होता है। क्लियर है? जी मैम। क्लियर है सबको?
ये बुलेटिन बोर्ड का एक और एग्जाम्पल था। कुछ क्विज वगैरह रख सकते हैं जब कुछ भी नहीं है। हमारे एक प्रिंसिपल सर थे, वो ऐसा करते थे, जब कुछ नहीं होता था जिस दिन, तो एक पहेली लिख के लगा देते थे और बच्चों को सबको खुला होता, जिसको स्कूल खत्म होने से पहले जिसको आंसर आता है वो कागज में लिख के जाके वहां एक डब्बा रखा होता था, उसमें अपने नाम के साथ जवाब लिख के रख के आए। तो ये एक बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है, थोड़ा सा कुछ नया सीख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बुलेटिन बोर्ड? जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी टीएलएम में किसी को इसके बाद डाउट है? मैं एक बार सारे टीएलएम के यदि सम अप कर दूं आप चाहें तो। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अभी इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मैंने वेबिनार में इतने अच्छे समझाया कि आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या मैं बहुत बुरी टीचर हूँ कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि आप कुछ पूछे। कौन सी बात सही है? नो मैम, अच्छे तरीके से समझाए जिससे हम लोग को समझ में आ गई। ऐसा है? किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? नीरज जी, आप एक एक करके स्लाइड फॉरवर्ड करते जाइए ताकि सब एक बार फिर से देख ले। यदि आपका कहीं क्वेश्चन आता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है? जी नीरज जी, ये सुनने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ठीक है? सुनने से 20% चीजें याद रहती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे। हम मोबाइल में कुछ सुना सकते हैं, हम ऑडियो कुछ सुना सकते हैं हमारे पास यदि टेप वगैरह है, या हम ऑडियो बुक्स, बच्चे यदि किताबें सारी अवेलेबल नहीं है तो ऑडियो बुक्स से भी बहुत सारी किताबें सुनी जा सकती है। अग्निपंख एक ऑडियो बुक है, आपको पता होगा। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ये गुलजार जी की आवाज में है। यदि बच्चे अवेलेबल नहीं है बुक्स पढ़ने के लिए तो बच्चे सुन भी सकते हैं उसको, मोबाइल सबके पास होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। चित्र दिखाना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, प्रोजेक्टर हो सकता है, बुक्स हो सकती है, पोस्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। चित्र का एक हिस्सा नक्शा भी होता है, नक्शे को सिखाने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना? जैसे लेफ्ट में दिखा है आपको गेम के तरीके से, या बड़ा सा नक्शा पूरी दीवार पे चिपका कर वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट पे चलेंगे। वीडियो दिखाना बच्चों को, वीडियो के थ्रू, वीडियो में क्या क्या चीजें दिखाई जाती है? वीडियो में ऐसी चीजें दिखाई जा सकती है जो बच्चों को सामने दिखाना पॉसिबल नहीं है, जैसे सुनामी कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती है ना, लैंडस्लाइड कैसे होता है। ठीक है, तो जो कहीं के कोई वीडियो होते हैं तो हम वो दिखा सकते हैं। कोई चीज कारखाने में कैसे बनती है, अभी बड़े कारखानों में हर जगह ले जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे हर जगह, तो शक्कर का कारखाना कैसा होता है, या आटा कैसे बनता है किसी कारखाने में, या किसी कारखाने में कैसे कोई चीज बनती है, मशीन कैसे बनती है, गाड़ियां कैसे बनती है। तो जो भी चीजें ऐसी होती है जहां पे हमारे लिए प्रैक्टिकली जाना पॉसिबल नहीं है, या सूर्य और ग्रह मंडल सब कैसा है, अवकाश कैसा है, तो सैटेलाइट कैसा होता है, तो हम वीडियो से ही दो चीजें दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सामने दिखाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो वीडियो से वो चीजें दिखाई जाती है जो हम सामने बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है जी। नीरज जी, आई थिंक ये स्लाइड यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इसका TLM2 ओपन करिए। मैम हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हम बता सकते हैं वीडियो के थ्रू। अब सारे लोग को तो हम दिल्ली ले जा नहीं सकते, ताजमहल दिखाने, आगरा, तो उन लोगों को हम वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। जी बिल्कुल। अलग जी नीरज जी। जी इसको ये क्लोज कर दीजिए, TLM2 ओपन कर लीजिए।
नीरज जी, इसमें शुरुआत में शायद सारी रिपीट होंगी। एक मिनट बस, पीछे थोड़ा बैक। इसके बाद TLM प्रदर्शनी या स्थल की मुलाकात होती है। ऐसी जगह हम इसके ऊपर वाला प्रदर्शन, कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां हम बच्चों को ले जा सकते हैं? जरा बताइए कौन कौन सी जगह हो सकती है? चिड़ियाघर में। जी, चिड़ियाघर। और म्यूजियम, म्यूजियम भी ले जा सकते हैं बच्चों को। संग्रहालय। और समुद्र किनारे। मंदिर। मंदिर। लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी घूमने की जगह नहीं, वो पढ़ने की जगह है। जहाँ ज्यादा पेड़ पौधा है वहां पर फिर बच्चा को ले जा सकते हैं। बगीचा वगैरह। ठीक है। और बैंक हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, कोई सरकारी ऑफिस हो सकती है, यस या कोई ऐतिहासिक स्थल हो सकता है ना? ऐसी बहुत सारी जगह है, सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे बच्चे कुछ सीख सकते हैं। डाकघर हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हम बच्चे जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जो नीचे मैंने दिया एग्जाम्पल, हम लोग बच्चों को, क्योंकि हमारे स्कूल में ही पीछे वृद्धाश्रम है, तो हम हर साल बच्चों को वृद्धाश्रम में लेकर जाते हैं। वो दिवाली पर उनको कार्ड वगैरह देते हैं। तो आप ऐसी किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ जाके बच्चे कुछ सीख सके। नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद है विज्ञान प्रदर्शनी। यहाँ ऐसी बहुत सारी प्रदर्शनियां होती है। तो साइंस का है, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। आप मैथ्स की प्रदर्शनी हो सकती है, आपकी SS की हो सकती है, आपके लैंग्वेज की भी हो सकती है ना? बहुत सारे प्रदर्शन हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे अपना जो भी उन्होंने सीखा है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ड्राइंग वगैरह की तो नेचुरली होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। यह है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब प्रदर्शन, कोई भी चीज करके दिखाना, किसी भी चीज को बच्चों के सामने करके दिखाना ताकि उसको वो देखकर अपने सामने सीखे। ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे मैथ्स के अंदर हो सकता है, साइंस के अंदर हो सकता है कि आप खुद करके बताएं, उसके बाद उसको बच्चे करें। भाषा के अंदर ही हो सकता है कि कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे कविता गाई जाती है, तो उसको बच्चे कॉपी करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आपको बच्चों को कैसे करना है, वो चीज करके दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये भी डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके हैं सारे, साइंस के एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये फिर से डेमोन्स्ट्रेशन है। नेक्स्ट पे चलेंगे। मॉडल बनाना, खुद करना, ये अलग अलग तरह के मॉडल हैं। आपके टॉपिक के हिसाब से आप अलग अलग चीजें ले सकते हैं, इसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं इसके बारे में? खुद करना जिसमें बच्चे खुद करके बताएं चीजें ऐसी। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? TLM सबको क्लियर है? आज आपके सवाल पूछने का दिन है, संडे को हमारा पूछने का दिन होगा। आपको उस दिन सिर्फ जवाब देने होंगे, इसलिए आज सवाल पूछ लीजिए आप। मैम एक डूडल बता दीजिए। जी, डूडल करना मतलब जनरली हम ये करते हैं, कभी भी आप बैठे होंगे, आपके हाथ में दी पेन है, तो हम कुछ छोटे छोटे चित्र बनाते रहते हैं। ठीक है, इसको डूडलिंग कहा जाता है, जिसमें पर्टिकुलर कोई एग्जैक्टली चित्र वैसा का वैसा ऐसा नहीं, बट हम उस चीज को पहचान लेते हैं, ऐसा कुछ, इसको डूडलिंग कहा जाता है, जिससे वो सिर्फ पहचान में आए चित्र बनाना।
ठीक है। डूडलिंग का प्रयोग हम लोग याद रखने की क्षमताओं के लिए करते हैं। जितनी चीजें डूडल का ये एक होता है कि वो जब आप कुछ बात चल रही है, दिमाग में बात आ रही है, आप किसी से बात कर रहे हैं, उस वक्त आपने कोई डूडल बनाया, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस डूडल को देखेंगे ना, तो आपको वो बात याद आएगी, क्योंकि इसका कनेक्शन होता है। जब आप कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, तो वो चीजें, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई जानी पहचानी की, मतलब कोई अच्छी खाने की स्मेल आई, तो उस खाने की स्मेल के साथ यदि कोई आपकी याददाश्त जुड़ी है, तो आपको वो चीजें याद आती है, वो व्यक्ति याद आते हैं जिनके साथ आप खाया था। तो इस तरह से डूडलिंग जो होती है वो बहुत सारी मेमोराइजेशन के लिए हेल्प होती है। तो जब आप पढ़ाते हैं तो डूडल यदि आप करते हैं, तो बच्चे यदि उस बात को याद नहीं रखे, लेकिन यदि डूडल याद है, तो बच्चे को पूरी बात याद आ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा रही थी, उन बच्चों को 6th में मैंने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डूडल करके सिखाया था। मैंने शायद मेरे इसमें भी मैंने लिया था वो पिक्चर। तो जब मैं अभी 7th में बच्चों को रिवाइज करवा रही थी, जब 7th में उसमें आगे आया, तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने डूडल बनाया था, याद है? तो मैंने जैसे ही एक पिक्चर ड्रॉ किया, तो बच्चे बोलते हैं मैम मत करिए, हमको पूरा याद है। तो वो डूडल मेमोराइजेशन के लिए हेल्प करता है। क्लियर? नीरज जी ये स्लाइड बंद कर दीजिए, फिनिश। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों को समझ आया? ब्रेनस्टॉर्मिंग किसको कहते हैं, आप समझे? नहीं मैम। बता दीजिए मैम। जी बता देती हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कोई एक ऐसी पहेली या कुछ वो बच्चों के सामने रखना, जिससे बच्चे खुद सोचकर उसका जवाब दे, और उसके बहुत सारे अलग अलग जवाब हो सकते हैं, और कुछ नया तरीका उनको ढूंढना पड़े। ठीक है। जैसे शायद आपने ये देखा होगा, तो इसमें मैंने कौन सा पूछा था, मैं बिना गोल बनाए गोलाकार बनाना है ना? बिना गोल लाइन बनाए, मतलब सीधी लकीरों का उपयोग करके गोल बनाइए, या गोले का उपयोग करके ट्रायंगल बनाइए। नेक्स्ट पे चलिए प्लीज। इसमें कौन सा है मुझे याद नहीं है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। हाँ, ये गोले से त्रिभुज बनाना था, तो ये गोला है। बच्चे आपको बोलेंगे गोल से त्रिभुज बनाए, तो वो सिर्फ गोले ही बनेंगे, लेकिन गोल से त्रिभुज किस तरीके से बन सकता है, ये उसके एग्जाम्पल है। आपको उपयोग सिर्फ गोले का करना है, लेकिन बनना त्रिभुज चाहिए। तो कोई ऐसी समस्या सामने रखना जिसका बच्चे अपने दिमाग का उपयोग करके कुछ नया तरीका निकाले, और हो सकता है हर एक के पास अलग तरीका निकले। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, आपको अलग अलग तरीके से गोले से त्रिभुज और चौरस बने हुए दिख रहे हैं। बनाया सिर्फ गोल है ना, सिर्फ डॉट बनाया, लेकिन आकार जो बने हैं वो अलग अलग बने हैं। तो इस तरह की कोई ऐसी समस्या बच्चों के सामने रखना कि जिससे बच्चे अपने दिमाग से कुछ नया ढूंढे, कुछ नया करे, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तब हम कुछ भी चीज पढ़ाने से पहले, या जिस टॉपिक को पढ़ा रहे उससे रिलेटेड बच्चों का नॉलेज कितना है, वो जानने के लिए हम उनको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उनके सामने कोई समस्या रख सकते हैं। जैसे अभी मैं पर्यावरण के बारे में पढ़ा रही हूँ, या मैं पानी के जल के बारे में, जल बचाने के लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं आप किस किस तरह से पानी का उपयोग करते हैं। अभी आप खुद बताइए कि इस पानी को आप कितना प्रयोग कम कैसे कर सकते हैं, आप कहाँ बचा सकते हैं, कौन सा पानी आप बचा सकते हैं। ठीक है। सबके घर में आरओ लगे होते हैं, तो उसका पानी बाहर बहता है, तो आप वो उसको बचा सकते हैं। बच्चे बॉटल स्कूल से लेकर आए, आधी बॉटल में पानी है, वो फेंक दिया, उसको बचा सकते हैं। तो बच्चा अपने अपने तरीके से बताएगा कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो हर एक टॉपिक के हिसाब से आप अलग तरीके के प्रश्न पूछ के बच्चों से कुछ आंसर निकलवाए उनकी अपनी क्रिएटिविटी से, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं है? मुझे तो लगा था आप सब नोटबुक लेके बैठे, बड़े बहुत सारे क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। ये उसी त्रिभुज से चौरस के एग्जाम्पल है। आगे चलेंगे। ये अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति थोड़ा बता दीजिए। जी, हम वो याददाश्त वाला ही ओपन करते हैं। इसको एक बार एक एक करके स्लाइड जाने दीजिए नीरज जी। यदि किसी का क्वेश्चन है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम लास्ट याददाश्त वाले पे जाएंगे। विशेष दिन मनाना, ठीक है, ग्रीन डे और ऑरेंज डे के पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, प्रस्तुति जहाँ बच्चे कुछ खुद करके बताते हैं, है ना, डांस और ड्रामा वगैरह। नीरज जी ये लास्ट है, इसको फिनिश, हाँ जी इसको बंद कर दीजिए। अभी हम याद करने के तरीके। याद रखने का हम लोग कैसे सीखते हैं, याद कैसे रखते हैं हम किसी भी चीज को। हम अपने आसपास की जितनी दुनिया है उसको अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना। हम कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर, कुछ छूकर है, किसी चीज का टेस्ट से पता लगाते हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो हमको हमारे आसपास की सारी दुनिया से मिलाती है। तो कोई भी इंसान कुछ भी सीखता है, जानता है, तो इन 5 इंद्रियों का उपयोग करता है। जैसे अभी आप अपने आंख और कान का उपयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना देखेंगे सुनेंगे, जब एक से ज्यादा इंद्रिय काम करती है वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। जहाँ पे सिर्फ एक इंद्रिय काम करेगी वो चीजें याद नहीं रहती। सिर्फ पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, सिर्फ सुना हुआ याद नहीं रहेगा, लेकिन यदि दोनों साथ में किया है तो जरूर याद रहता है। अभी ये याद रखने का तरीका है, हम कैसे सीखते हैं। पहले इंद्रिय ग्रहणशीलता, हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। वो ग्रहण जो किया है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालीन स्मृति में जाता है। आपने कल क्या खाया था आज याद होगा, लेकिन पिछले बुधवार को क्या खाया था आज याद नहीं है, क्योंकि वो 1-2 दिन बाद मेमोरी से इरेज हो जाता है, वो चला जाता है, लंबे समय तक याद नहीं है। लेकिन पिछली दिवाली के दिन क्या खाया था, पिछली होली पे क्या किया था वो याद है, क्योंकि होली स्पेशल दिन था, दिवाली स्पेशल दिन था, इसलिए याद है वो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई विशेष चीज होनी चाहिए, कोई विशेषता होगी यदि उसमें, तो हमको वो याद रहेगा लंबे समय तक, वरना नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारी चीजें नहीं जाती, कुछ चीजें या तो बार बार करनी पड़ेगी, रिपीटेशन होगा तो वो याद रहेगा, या इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो ये तरीके हमने डिस्कस किए थे इसमें, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका, इंद्रिय ग्रहणशीलता, उससे अल्पकालीन स्मृति, अल्पकालीन स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति। जो चीजें अल्पकालीन से दीर्घकालीन तक वही जाएगी जिसमें कुछ असर होगा, कुछ काम का होगा, जिसके साथ कोई बात जुड़ी होगी, ठीक है। यस मैम। जी नेक्स्ट पे चलेंगे। सॉरी, इसमें सबसे पहला था पुनरावर्तन, पढ़ना पढ़ना। यदि जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा, रिपीटेशन होगा। जैसे आप रोड पर जाते हैं तो कोई एक बोर्ड दिखता है, यदि हर रोज वो बोर्ड दिखता है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वहां ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना पढ़ा जाएगा, कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़कर याद रहता है, कुछ लोग होते हैं जिनको लिखकर याद होता है, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बोल बोल के याद करेंगे, जोर से बोलेंगे तो ही उनको याद रहेगा, मतलब अपनी बात को खुद कान से सुनेंगे, क्योंकि वो कान से याद रखते हैं। तो हर एक का तरीका अलग होता है। किसी को सिर्फ बिल्कुल चुपचाप शांत चाहिए, कान बंद करके सिर्फ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। किसी को कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो अपने आप याद हो जाता है, खुद पढ़ते तो याद नहीं होता। तो सबके अलग तरीके होते हैं, तो हम बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। कोई पढ़ के, टीचर जितना बोलती है, मेरे क्लास के बच्चे बोलते हैं मैडम आप एक बार आंसर पढ़ दो तो हमको याद हो जाएगा, तो क्योंकि वो सुन के याद रखते हैं। तो हर एक का तरीका अलग होता है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। लिखना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, जोर से बोलना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे।
आंखों के सामने रखना। नेक्स्ट पे हिस्सों में बांटना, चंकिंग एक तरीका है। किसी भी जानकारी को यदि याद रखना है तो उसको टुकड़े कर दीजिए। बहुत लंबा होता है तो याद नहीं रहता, तो स्पेलिंग को टुकड़े करना, या पहाड़ा है उसको 2-2, 3-3 के टुकड़े करके बच्चों को याद करवाना, तो थोड़ा थोड़ा होगा तो वो याद रहेगा। तो ये एक तरीका है चंकिंग, हिस्सों में बांटना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। दृश्य कल्पना हमने अभी डिस्कस कर लिया। दृश्य कल्पना बताया, ऐसे विवरण करना है कि बच्चे उसको अपने दिमाग में चित्र बना ले। नेक्स्ट पे चलिए। ये मोआना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। दृश्य कल्पना, उसमें एक और होता है आंखों के सामने रखना। कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों की नजर के सामने हम रखें। जो नर्सरी क्लासेस होते हैं वहां पे सारे चित्र बने होते हैं, सब लिखा होता है ABCD, वो कंटिन्यूस बच्चों के नजर के सामने रहता है, तो बच्चा उसको बार बार पहचान सकता है। यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने उसके। नेक्स्ट पे चलेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। जी, डूडल मैंने आपको बताया, हम जब भी बैठे बैठे ड्राइंग करते रहते हैं, कुछ करते हैं, तो डूडलिंग मैं बच्चों को भी करने देती हूँ, पेंसिल हाथ में रखने देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे डूडल करते हैं सुनते हुए तो उनका ध्यान सिर्फ वहां होगा और कान हमारी तरफ होंगे, तो वो चीजें लंबे समय तक याद रह सकती है उनको। जब आप भी करते हैं बोर्ड के ऊपर जो भी आप सिखा रहे हैं उसका यदि छोटा मोटा चित्र इस तरीके से इजीली बना सकते हैं तो आप जरूर बनाइए, तो वो चीजें बच्चों को दिमाग में हमेशा रहेगी। शायद जो टीचर होंगे उनको एक्सपीरियंस होगा, वो करते होंगे डूडलिंग। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मैं जो आपको बता रही थी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का डूडल जो मैंने बनाया था, लास्ट ईयर बच्चों को सिखाया था, ये वही था। रेन फॉरेस्ट तो मैंने एक बादल बना दिया था। डेसिडियस फॉरेस्ट जिसके पत्ते झड़ जाते तो मैंने एक पत्ता बनाया था। माउंटेन फॉरेस्ट में मैंने M को पहाड़ की तरह लिखा था, कि जो पहाड़ों के ऊपर होते हैं जंगल। तो ये बच्चों को चित्र के साथ याद रहा, तो बहुत अच्छे से याद रहा। ये इसको बोलते हैं डूडलिंग। तो क्लास में ऐसी थोड़ी बहुत डूडलिंग करनी चाहिए हमको। नेक्स्ट पे चलेंगे। शब्दों को चित्रों में बदलना, है ना, वर्ड्स है उसको पिक्चर्स बनाना। इसके 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये एक तो कंसेप्ट मैप, ग्रहों के उसको चित्र की तरह बना के किसका कलर कौन सा होता है, किसका आकार कैसा होता है, कौन सा बड़ा है छोटा है, बोल के याद रखवाना। उससे तो चित्र बना दो तो सारे अंतर याद रह जाते हैं। वैसे ही जिप और एंगल उसको चित्रों में बदला है तो उनको मतलब याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सक्रिय अध्ययन में होता है लय में बोलना। सक्रिय अध्ययन मतलब जिसमें बच्चे खुद साथ में सक्रिय होते हैं, सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, उनको आपके साथ में करना है कुछ, तो वो चीज हम कर सकते हैं। बच्चों को लय में अपने साथ बुलवा सकते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है उसमें वो टीचर बच्चों को याद करवा रही है कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है, तो वो गाना गा के सिखा रही है। ठीक है, तो आप जब भी बच्चे साथ साथ करेंगे आपके कुछ भी, तो उनको याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करना, जहाँ पे बच्चे कुछ हाथ में कुछ लें, कुछ देखें, कुछ सुने भी, कुछ करे भी। जितनी ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व होगी उतना ज्यादा सीखेंगे वो। नेक्स्ट चलेंगे। अंतरालीय पुनरावृत्ति मतलब थोड़े थोड़े अंतर पे किसी भी चीज को फिर से रिपीट करना। 1-7-1 फॉर्मूला है ना, एक साथ एक फॉर्मूला। ये क्या है, किसी भी जानकारी को जो कल सीखा है उसको आज फिर से एक बार रिपीट करना, 1 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 1 महीने बाद। ठीक है, इसीलिए हमारे टेस्ट वीकली और मंथली होते हैं ना। 1 हफ्ते के बाद टेस्ट होता है, महीने के बाद टेस्ट आता है एक एक सब्जेक्ट का।
तो यही इसका एक बेसिक मतलब कारण है कि किसी भी चीज को यदि जो आज सीखा है उसको कल एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए, उसको 7 दिन बाद फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट किया जाए और 1 महीने बाद, तो वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाती है और वो चीज लंबे समय तक याद रहती है। तो यह है एक साथ एक फॉर्मूला। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। संबंध जोड़ना आप जो सिखा रहे हैं उससे यदि बच्चों को रिलेट कर पाए। जी, कुछ कहा? संबंध जोड़ना मतलब रिलेट करना। जो बच्चे हैं यदि किसी चीज से अपने आप को जोड़ सकते हैं तो वो उसको याद रखते हैं, और यदि वो नहीं जोड़ पाते तो याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने बताया था ये जैसे ईएस जो है वो वर्ब को छोड़ के डू के साथ चला जाता है। मैंने एग्जांपल शायद आपने देखा हो तो दिया होगा कि सैटरडे को जब मम्मी आती तो टीचर का हाथ छोड़ के बच्चे मम्मी यही चले मैम जाते एसोसिएशन। जी। तो ये संबंध जोड़ के कोई भी चीज याद करवाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके टॉपिक के हिसाब से आप कोई भी चीज याद करवा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नाम स्मृति विज्ञान, नेम निमोनिक्स। नेम निमोनिक्स के अंदर ये होता है कि जो भी जानकारी हम बच्चों को दे रहे हैं उसको पूरा याद रखवाने की बजाय सिर्फ उसके शुरुआत का पहला अक्षर लेकर एक नया शब्द बना ले। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग जो है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, उसके लिए बैजानीहा पीनाला, ये एक शॉर्टकट इब्जॉर जिसको बोलते हैं वो यूज होता है ना। तो ये नेम निमोनिक है, नाम स्मृति विज्ञान। कि बहुत सारी चीजों के सिर्फ एक एक लेटर को लेकर, पहला पहला अक्षर लेकर एक नया शब्द बना दे और उस शब्द को याद रखे तो पूरी चीज याद रहती है। इसको नाम स्मृति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसी का एक और है शॉर्ट फॉर्म, दादी आप जल्दी चलो, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम याद रखने के लिए। दादी में दादर, नगर हवेली और दमन, आ से अंडमान, प से पंडिचेरी, ज से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ठीक है, ये नेम निमोनिक्स है, नाम स्मृति विज्ञान। नेक्स्ट पे चलेंगे। नाम स्मृति विज्ञान के बाद आता है एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स के अंदर अक्षरबद्ध वाक्य या कविता। एक्रोस्टिक्स मतलब जहाँ पे आप जिस जानकारी को याद रखना है उसके अक्षरों को लेकर दूसरा कोई सेंटेंस बना लेते हैं। नीरज जी नेक्स्ट पर चलिए। जैसे यदि आपको प्लैनेट्स जो है हमारे ग्रह उनको लाइन से याद करवाना है तो माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, मतलब उसके पहले अक्षर से मिलते जुलते दूसरे शब्द को लेके एक वाक्य बना लिया और फिर उस वाक्य से बच्चे याद रखते कि माय मतलब मर्क्यूरी, वी मतलब वीनस, ई एक्साइटेड का ई मतलब अर्थ, मदर मतलब मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इसको अक्षरबद्ध वाक्य कविता। इसके अंदर पहले अक्षरों को लेके नया वाक्य बनता है या नई कविता बनती है। इसके पहले हमने जो निमोनिक सीखा उसमें सिर्फ पहला पहला अक्षर लेके उसको जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे नए नए शब्द बनाए जाते हैं। दोनों में अंतर समझ आ गया? यस और नो? आपको दोनों में अंतर समझ आया? फिर से बता दीजिए मैम। एक बार और बता दीजिए मैम। हमने जो इसके पहले निमोनिक्स या
इसके पहले चलिए एक स्लाइड पीछे। नाम स्मृति विज्ञान के अंदर हम किसी भी जानकारी का पहला पहला अक्षर इकट्ठा करते हैं और उन पहले अक्षरों को लेकर एक शब्द बनाते हैं। ये नाम स्मृति विज्ञान एक नया नाम बना लिया, ठीक है। लेकिन अक्षरबद्ध वाक्य या कविता के अंदर क्या करते हैं, उस पहले पहले अक्षर को लेके उससे रिलेटेड कोई नया शब्द बनाते हैं और कविता जैसा बनाते हैं। जैसे इसमें एम को लेके माय बनाया, इसमें मी भी ई एम नहीं किया है ना, इसमें MVEM करके कोई शब्द नहीं बनाया, लेकिन हमने म से मर्क्यूरी की जगह माय, वीनस की जगह वेरी, अर्थ की जगह एक्साइटेड, मतलब नया कोई शब्द लेके दूसरा कविता जैसा या नया वाक्य बनाया। तो ये अक्षरबद्ध वाक्य या कविता हुआ। और इसके पहले जो हमने देखा था वो नाम सत्य विज्ञान में सिर्फ पहले अक्षर को लेके नाम बनाना। डिफरेंस समझ आया? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अब सबके उत्तर नहीं मिल रहे मुझे, सब लोग टेंशन में आ गए क्या? नो मैम, समझ में सबको समझ आया? ठीक है। नीरज जी नेक्स्ट पे चले हम। राजेंद्र जी नहीं समझ आया? राजेंद्र जी अनम्यूट होके बताइए क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ गया हूँ। आ गया, ठीक है। अब ये है जगह पर जानकारी। जगह यस हाँ जी बोलिए। यस मैम लिखना चाह रहे थे तो अच्छा हिंदी कोई या बात इंग्लिश नहीं, टाइपिंग है ना, तो मैम नो कोई जो बात नहीं, चल गया तो कोई वही। कोई बात नहीं राजेंद्र जी। नीरज जी से पहले वाली स्लाइड आने दीजिए। जगह पर जानकारी, इसका एक एग्जाम्पल है। हम जैसे महीनों के नाम बच्चों को जगह पर जानकारी तो हम हाथों में सिखाते हैं कि जो ऊपर आता है वो दिन ज्यादा होते हैं, जो गड्ढे में जाता है उसमें दिन कम होते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऊपर, फिर अगस्त ऊपर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर आया वहां 31 दिन होते हैं, जो खड्डे में जाता है वहां 30 दिन होते हैं, ठीक है। ये जगह पर जानकारी, हमने इस जगह पर उस जानकारी को रख दिया है, हमने यहाँ पे हाथों पे उस जानकारी को रखा है। इसको बोलते हैं जगह पर जानकारी रखना। हम महीनों के नाम इस तरह से याद रखते, इस महीने में कितने दिन है तो बच्चा गिन के बता देगा कि 30 है या 31 है, ठीक है। इसको कहते हैं जगह पर जानकारी रखना। वैसे ही हम कमरे के अंदर रखकर, है ना, बगीचे के अंदर रखकर, कहीं पे भी रखकर आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो बच्चे को याद रहता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी किचन के अंदर सारे ग्रहों को याद रखना सिखाया है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि गैस जो है उसके सबसे पास में मर्क्यूरी, तो सूरज के सबसे पास में है, ठीक है। उससे आगे 3 जो है तो वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद जो सबसे बड़ा वहां पे, इसमें सब में बड़ा जुपिटर, मतलब फ्रिज बड़ा दिख रहा है तो वो जुपिटर। उसके पास में सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून थोड़े दूर दूर। तो इस तरह से हम बच्चों को कोई भी जानकारी मतलब इस तरीके से बता सकते हैं। इससे बच्चे हर एक चीज यदि वहां पे रख लिए तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये एक तरीका होता है, इसको मेथड ऑफ लोसाई बोलते हैं। मतलब किसी लोकेशन पे किसी चीज को रखना, क्योंकि कोई भी चीज जिस जगह पे होती है वो हमारे दिमाग में उसका पिक्चर बन जाता है, तो वो लंबे समय तक याद रहता है, वैसा ही रहता है ना। आप मूवी वगैरह देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उसके एज इट इज आपके दिमाग में याद रहता है, और फिर कभी थोड़ा भी आता है तो वो पूरी चीजें याद आ जाती है। तो ये मेथड ऑफ लोसाई है। नेक्स्ट पे चलेंगे।
नीरज जी प्लीज फिनिश है ये। ठीक है, तो हमारे सारे फिनिश हो गए। अभी इसके बाद कोई आपके पास क्वेश्चन बचता है? अभी आपने कोई प्रश्न तैयार किए थे, कुछ है जिसका मैं उत्तर दे सकूं? है मैम। बोलिए। मूल्यांकन। मूल्यांकन करना, पाठ योजना में बताया था मूल्यांकन करना। जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, आपने जो भी चीज पढ़ाई, उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, मैंने आज एक यदि कंसेप्ट दिया है, आज मैंने यदि मुगल शासकों के बारे में बताया, मैंने 5 नाम बच्चों को बताया, उनके बारे में जानकारी दी। मेरा पीरियड खत्म होने वाला है, लास्ट में 5 मिनट बाकी है, तब मैं बच्चों से पूछूंगी चलो मैंने कौन से 5 मुगल शासकों के बताए, एक का नाम आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, कौन किसका बेटा था, किसने कब किया। तो जो जानकारी मैंने दी वो बच्चों से मुझे पूछना है, तो मैं उनको पूछूंगी, और बच्चे जब जवाब देते हैं तो मैं मूल्यांकन करूंगी कि उनको कितना समझ में आया और नहीं आया। ठीक है, उनको मेरा एम कितना पूरा हुआ, मैंने जो भी सिखाया समझाया उसको वो कितना सही या कितना गलत समझे। ठीक है, हमने पहाड़ा बच्चों को सिखा दिया, क्लास में सबसे 10 बार बुलवा लिया, उसके बाद आप एक बच्चे को खड़ा करके पूछो कि 5 छंग कितना होता है, 2 तिया कितना होता है, आप बताओ। जब बच्चा जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये मूल्यांकन करना हुआ। आप प्रश्न पूछकर कर सकते हैं, आप क्लास में कुछ टेस्ट लिख, आप बोर्ड के ऊपर कुछ लिख के टेस्ट दे सकते हैं, है ना। आप किसी बच्चे को बोल सकते हैं आप उससे कुछ पूछिए, कोई भी क्रिया करवा सकते हैं मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है जी मैम। जी। जी, अभी किसी का प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? मैम ये पूछना चाहते हैं कि TLM 2 का वीडियो तो नहीं आया है। TLM 2 में एक्चुअली मैंने आपको कवर कर लिया है सब कुछ, अभी जो बताया, इसीलिए वो वाला नहीं समझ में आया वो वीडियो नहीं आया है। पाठ योजना का 2 ठो आया है हाँ। और TLM का मैंने, क्योंकि TLM 2 में जो भी चीजें की है हमने दूसरे इसमें सब में आ जाती थी, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपको चाहिए तो विनय जी, विनय जी, नीरज जी आप मैम एक सेकेंड मैम। विनय जी आपकी आवाज कट के आ रही है। सबको मिला, उनको क्यों नहीं मिला जब ग्रुप में? जी मैंने मैंने पर्पसली 1 का ही मैम बोला था। एक सेकेंड में हम बोलना चाहेंगे जी को मैंने ग्रुप में शेयर किया। जी विनय जी आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। आप तब हम ग्रुप में शेयर किए हैं, एक एक करके किस डेट पे हम किए हैं वो भी हम स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं। अब 1 से लेकर 5 वीडियो मैंने एक एक करके शेयर किए, एक दिन छोड़ के। विनय जी हाँ नीरज जी, आपने सभी हेलो, किए हैं। आवाज जा रही है अब? नहीं सुनिए, मेरी तरफ से जो 5 वीडियो आए थे उसके अंदर कक्षा को रुचिकर बनाना है, याद रखने के तरीके, पाठ योजना 1 और 2, और TLM 1 ही मैंने भेजा है, मैंने TLM 2 आपको नहीं भेजा है। TLM 1 में 2 आज हमने आपको क्यों बताया, तो क्या, ताकि आपका अधूरा ना रह जाए। आपको एग्जाम में मैं 1 से ही पूछूंगी, 2 से नहीं पूछूंगी। लेकिन 2 आपको इसलिए समझाया ताकि आपके लिए अधूरा ना रहे। जी मैम। ठीक है
जी मैम। और मैंने आज आपको मोस्टली चीजें समझा दी। यदि आज का आपने पूरा वेबिनार अच्छे से अटेंड किया है तो आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, डोंट वरी। लगभग सारी चीजें आप लोगों ने पूछ ली है, सब कुछ कवर हो गया है। TLM2 भी मैंने भेजा है मैम, 30 तारीख को भेजे हैं मैं। ठीक है, 30 तारीख का आप लोग एक बार ओपन करके देख लीजिएगा। 30 तारीख को TLM2 भी भेजे, एक एक करके वीडियो भेजे हैं। अगर किसी को अगर नहीं भेजे होंगे तो और किन्हीं को प्राप्त नहीं हुआ होगा। जी बाकी लोगों को अगर प्राप्त हुआ है तो उनको क्यों नहीं प्राप्त हुआ? या TLM2 किन्हीं को नहीं प्राप्त हुआ है तो आप बताए तो फिर TLM2 को आप 30 तारीख को देख लीजिए भेजे या नहीं। ठीक है, आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा, आपको मिल हुआ जाएगा। है, प्राप्त हुआ है मेरे साथ। जी राजेंद्र जी। हेलो, जी TLM2 भी है, हुआ है। TLM2 हुआ है 30 को। ठीक है, जिसको नहीं मिला है 30 तारीख का फिर से ओपन करके आप लिंक देख लीजिएगा। और वैसे आज मैंने मोस्टली कवर कर दी ये चीजें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैम TLM1 से ही टेस्ट होगा ना? मैंने जितना आपको दिया है आप उसमें से TLM2 मिला है, आप उसको कर लीजिए। आज का जो आपने सीखा है सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। आपके लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ कवर हो गया है। मैम लिखित होगा परीक्षा? हाँ जी। जी मैम, आज का रिपोर्ट का वीडियो भेज देते मैम, थोड़ा अच्छा रहता, देख लेते। जी आज का रिकॉर्ड किया वीडियो मैम भेज देते। जी वो तो आज मिलेगा। जी सर, मैम कल सुबह मिल जाते। नीरज जी जी, आज वो जो हमने रिकॉर्ड का वीडियो आपके लिए कल मिल जाएगा। कल 11-12 बजे तक आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो अभी आपने सुना है, समझा है, अगर इसमें कोई रिपीटेशन हो आपके लिए, या कोई ऐसी बात हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो वो जरूर आप पूछें, क्योंकि ये वेबिनार आपके लिए स्पेशली रखी गई है ताकि आपका रिव्यू हो सके। क्योंकि आगामी समय में आपका एग्जाम है और हम चाहते हैं कि एग्जाम के दौरान कोई ऐसी बात या कोई ऐसा टॉपिक आपके बीच ना रहे जो मैम ने ना बताया हो, तो या आपकी समझ में ना आया हो। तो जो भी है, आपने बाकायदा PPT का अवलोकन किया होगा, YouTube वीडियो का भी अवलोकन किया होगा जो विनय जी समय समय पे ग्रुप में शेयर किए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई एक कैसा करना है, ये हमारी समझ में नहीं आया है, चाहे कक्षा को रुचिकर बनाने से हो या याद करने के तरीके से हो या TLM का हो या लेसन प्लान का हो, कोई भी यदि आपके दिमाग में क्वेरी आ रही है तो अभी आप जरूर पूछें। जी धन्यवाद। जी मैम, कोई भी टॉपिक ज्ञान पाठ में इंग्लिश में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते मैम। ज्ञान पाठ नॉलेज लेसन वो होता है जब हम कक्षा के अंदर जानकारी बच्चों को देते हैं, है ना। जैसे मैं बताती हूँ कि भाई हमारे 9 ग्रह हैं, या हमारे कितने कॉन्टिनेंट है ना। तो जो सिर्फ जानकारी, इसको अंग्रेजी में ये कहा जाता है, इसको गणित में ये कहा जाता है, 25 के पहले 24 ही आता है। तो ये जानकारी हम बच्चों को देते हैं, ये ज्ञान पाठ हुआ, सिंपल नॉलेज देना। दूसरा है अप्रिसिएशन लेसन। जब पढ़ाते हैं बच्चे को कोई नई जानकारी मिलती है, बच्चा उसको सुन के खुश होता है, अप्रिशिएट करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसको मजा आता है, तब हमारा वही पाठ ज्ञान पाठ जो है वो बदल जाता है अप्रिसिएशन लेसन में। और जब हम कोई चीज सिखा देते हैं और उसको बच्चा कर सकता है और वो हमारी क्लास में करके दिखाता है, तब वो स्किल लेसन, कौशल पाठ हो जाता है। ठीक है जी जी जी। मैम उद्देश्य क्या है?
पाठ का उद्देश्य पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे में आने वाले अंतर। जैसे मैं गणित पढ़ा रही हूँ, मेरा आज मुझे यदि गुणा भाग सिखाना है, तो मैं लिखूंगी पाठ के उद्देश्य में कि ये पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे गुणा करना सीख सकेंगे, और जब भी उनको जरूरत है गुणा करने की वो हिसाब लगा सकेंगे। ठीक है, मैं यदि पर्यावरण की जानकारी दे रही हूँ, या मैं डिजास्टर के बारे में पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से डिजास्टर होते हैं, भूकंप किस तरह से आता है, तो बच्चे डिजास्टर क्या होता है पहचानेंगे, भूकंप या बाढ़ के समय क्या क्या सावधानी रखना है वो जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। उद्देश्य आपका पढ़ाने के बाद बच्चे में क्या अंतर आने वाला है वो आपके पाठ का उद्देश्य हुआ। जी मैम। जी नीरा जी, आपका कोई प्रश्न है अभी? नो मैम। ठीक है, अवीना कुमारी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं मैम। सब समझ आ गया? जी, आपने सब ये बनाए हैं कि पूरा समझ में आ गया। जी धन्यवाद। चांदमुनी जी, चांदमुनी जी, आपसे शुरुआत में बात नहीं हो पाई थी। मैम। जी, शुरुआत में आपसे बात नहीं हो पाई थी, आपको समझ आ गया? जी मैम। आपका कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है, मीनू कुमारी जी, यस मैम। आपका कोई प्रश्न है? नहीं। सब कुछ क्लियर है? यस मैम। जी, सरिता देवी, जी मैम। आपके उत्तर मिल गए? यस मैम। कोई बाकी है? नहीं, बाकी तो नहीं है। धन्यवाद। अंजू कुमारी, अंजू जी, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए? क्लियर है। जी, राजेंद्र जी, हाँ जी, राजेंद्र जी, जी सर। जी मैम जी, टाइम लग गया। कोई प्रश्न नहीं है आपका? नहीं मैम। हीरा जी, हेलो। हाँ उत्तर मिल गए आपके प्रश्नों के? हाँ, जितना बाकी था उतना मिल गया। जी, अनीता जी, यस मैम। आपके प्रश्नों के उत्तर मिले? यस मैम। जी, फगीन जी, फगीन जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं मैम। ठीक है, सुल्तान अंसारी जी, यस मैम। आपका कोई क्वेश्चन? नो मैम, कुछ। सब समझ आ गया? यस मैम, आ गया। जी, कंचन जी, यस मैम। कोई प्रश्न है? यस मैम। बोलिए। ये बच्चों के कार्य में अन्वेषण। अच्छा, बच्चों के कार्य में अन्वेषण मतलब बच्चे क्या सीखेंगे नया? बच्चे अन्वेषण करते हैं, एक्सप्लोर करना मतलब नई चीजें जानना, नया कुछ पता लगाना। तो ये जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे अन्वेषण करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उनको पता नहीं होता है, वो सारी नई चीजें हम बताते हैं, तो ये बच्चों का काम है अन्वेषण करना। तो हमको पता लगाना है कि कौन सी चीज बच्चों को पहले से पता थी और कौन सी चीज हमने नहीं बताई। अन्वेषण करना मतलब एक्सप्लोर करना, यस मैम। नई चीजों को जानना। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। बीना कुमारी जी, यस मैम। बीना, बी, ठीक है मैम।
हम पहले बोल चुके हैं। अच्छा, ऐसा है तो वीना जी बाकी है। जी वीना जी, जी मैम। आपका कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है। शंकर मुर्मू जी। जी मैम, पाठ की प्रक्रिया मोबाइल कंप्यूटर वाला थोड़ा बता देते मैम। सॉरी, मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल के बारे में बता देते मैम। पाठ्य सामग्री के अंदर हम बहुत सारी चीजें उपयोग में ले सकते हैं। हम पुस्तकें ले सकते हैं, कार्य पुस्तिकाएं ले सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग, मतलब हम पाठ्य सामग्री में क्या क्या हम हमारे पाठ के हिसाब से हमको क्या चीज लगेगी, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे। उसके अंदर था कंप्यूटर है, मोबाइल है, माइक्रोस्कोप था, लेंसेज थे, प्रिज्म था, टीएलएम था, डायोरामा था, मॉडल था। आपके पाठ के हिसाब से आपको क्या लेना है, पढ़ाना है, वो चूज करना है आपको पाठ्य सामग्री में। ठीक है जी। हेमलता सोरेन जी। यस मैम, समझ में आ गया। आ गया समझ में? ठीक है। यशोदा जी, आप शायद लेट जुड़ी थी, आपसे पहले बात नहीं हुई। यस मैम। आपको सारे चीजें क्लियर है? यस जी। मेरे ख्याल से मैंने आप सबसे पूछ लिया। कोई बाकी है? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आप सबको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। यस मैम, थैंक यू मैम। एग्जाम कब है मैम? अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप अच्छा लगा मैम। हाँ जी, नीरज जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारी सभी आगामी जो हमारे शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे जोर तोड़ के साथ जरूर करें। ये आपका आज की वेबिनार में रिव्यू हुआ है, तो आज की वेबिनार आपके लिए एक रामबाण का कार्य करेगी। जो एक गैप वेबिनार का आपके बीच हो चुका था, तो आज उस गैप को मैम ने स्पेशली पूरा किया है। और सभी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज की इस वेबिनार को हम विराम की ओर ले चलेंगे। एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण कर लें और अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। बोलिए महावीर भगवान। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं। जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। बेवंदनीय जिन्हें से तीर्थं हर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारी जो परीक्षा है उसमें आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपने प्रश्नों को जल्दी से हल करें। आप सभी के लिए जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।